रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स, मैं करुण आईबीटीएस के माध्यम से आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, आज का जो टॉपिक है दैट इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और ये आपके दो चरणों में आएगा। इट विल कम इनटू टू पार्ट्स। पहला जो पार्ट है उसमें हम इंट्रो देखेंगे और इससे संबंधित जो नियम है वो भी देखेंगे और बाकी जो और नियम है वो हम उसके सेकेंड पार्ट में देखेंगे। तो जैसा कि मैंने बोला था, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट और आप स्लाइड पे भी देख पा रहे होंगे। हम बात करने वाले हैं आपातकाल की। वी विल टॉक अबाउट द इमरजेंसी, जो आपके भाग 18 पार्ट 18 में आती है, राइट। तो देखिए, एग्जाम में आपसे ये भी पूछा जाता है जैसे इमरजेंसी कौन से पार्ट में आती है या फंडामेंटल राइट्स कौन से पार्ट में आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा इमरजेंसी है वो है पार्ट 18 में और फंडामेंटल राइट्स जो है वो है पार्ट 3 में। तो आइए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इंदिरा गांधी जी का नाम इससे जोड़ा जाता है क्योंकि एक आप सभी जानते हैं 25 जून 1975 से लेकर 21 मार्च 1977 जो इमरजेंसी लगाई गई थी, जिसका आधार बताया जाता है कि इमरजेंसी नहीं लगनी चाहिए थी, फिर भी लगाई गई थी, जिसके द्वारा हमें दिखता है संविधान में काफी भारी मात्रा में संशोधन अमेंडमेंट किए गए। जो प्रसिद्ध अमेंडमेंट किया गया था आपातकाल के दौरान वो था 42वां संशोधन जो 1976 में किया गया था। That is 42nd amendment done in 1976। और ये जो 42वां संशोधन था या है आज भी, वो कहलाता है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, राइट। तो आइए शुरू करते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग है। लेट्स बिगिन दी शो, राइट। तो सबसे पहली स्लाइड देखते हैं। तो यहां पर क्या बताया गया है कि जो इमरजेंसी प्रोविजंस है, ठीक है, दैट इज इन दी पार्ट 18 ऑलरेडी मैंने बताया है। और जो चलते हैं आपके कौन से आर्टिकल 352 से लेकर आर्टिकल 360। तो पार्ट 18 में वी हैव द इमरजेंसी और आर्टिकल 352 टू 360। अभी हम देखेंगे ये जो बता रखा है आपको 352 टू 360, इसमें तीन तरह की इमरजेंसी आपको दिखेगी। आर्टिकल 352 में आपको नेशनल इमरजेंसी दिखेगी, 352 में नेशनल इमरजेंसी, 356 में आपको प्रेसिडेंट रूल दिखेगा, प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 में, और इसको आमतौर पर स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। आपने एक बात नोट करनी है कि आर्टिकल 356 में संविधान में कहीं पर भी आपातकाल यानी कि इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। इसलिए मैंने कहा आमतौर पर हम आर्टिकल 356 को कह देते हैं स्टेट इमरजेंसी, बट संविधान में इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है अंडर आर्टिकल 356। फिर हमारा है आर्टिकल 360। 360 टॉक्स अबाउट दी फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। तो आपातकाल शब्द का इस्तेमाल या तो आर्टिकल 352 में किया गया है या आर्टिकल 360 में किया गया है संवैधानिक तौर पर। यह बात आपने याद रखनी है, राइट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हमारा है द प्रोविजन इनेबल द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मीट एनी एबनॉर्मल सिचुएशन इफेक्टिवली। देखिए, इसमें लिखा हुआ है सेंट्रल गवर्नमेंट, यहां पर कहीं पर भी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लिखा है। तो यानी कि जब भी आपातकाल लगता है तो उसमें जो शक्ति मिलती है, शक्ति जो मिलती है वो मिलती है केंद्र सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ये बात आपने याद रखनी है, स्टेट गवर्नमेंट को नहीं मिलती है। यानी कि हम ऐसा भी कह सकते हैं जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है, जो संघीय ढांचा है, जहां पर हम देखते हैं देयर इज अ डिवीजन ऑफ पावर, शक्तियों का वितरण होता है राज्य और केंद्र के मध्य, वो आपातकाल के दौरान सारी शक्तियां कहां चली जाती हैं? केंद्र के पास। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं द rationality behind the incorporation of this provision in the constitution is to safeguard the sovereignty, unity, integrity, security of the country और the democratic political system and the constitution। देखिए, जो मकसद है, जो समझदारी है ये आपातकाल को लेने की, वो ये बताई जा रही है कि जब भी देश की जो अखंडता है, सुरक्षा है, संप्रभुता है या संविधान का जो मूल है, जो बेसिक्स है, अगर उसमें किसी भी तरह का कोई खतरा मंडराता है, देयर इज सम काइंड ऑफ फियर विद दिस पॉलिटिकल सिस्टम, विद दिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, तो उस समय इसका इस्तेमाल किया जाता है और
दिए गए तथ्यों को सुरक्षित किया जाता है। ये जितनी भी बातें इसमें बताई गई है उसको सुरक्षित किया जाता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। तो यहाँ पर आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको इंदिरा गांधी जी दिख रही हैं, राइट। आइए आगे देखते हैं। ड्यूरिंग एन इमरजेंसी द सेंट्रल गवर्नमेंट बिकम्स ऑल पावरफुल। इसीलिए आप देख रहे हैं जो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट होते हैं, गवर्नमेंट का जो मुखिया होता है, भारत की जो भारत सरकार उसका जो मुखिया होता है वो प्रधानमंत्री होता है। और वर्तमान में हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, राइट। इसीलिए पिक्चर आपको देख रही है। और यहाँ पर हम ऑलरेडी बता चुके हैं एंड दी स्टेट्स, यानी कि जितने भी वर्तमान में हमारे 28 राज्य हैं, वो अगर 352 का आह्वान किया जाएगा तो सारा का सारा कंट्रोल कहां चला जाएगा? सेंटर में। यानी कि जो संघीय ढांचा है, दैट इज फेडरल स्ट्रक्चर, वो एकात्मक हो जाता है, यूनिटरी हो जाता है। यानी कि सारी पावर कहां चली जाती है? सेंटर के पास। आगे क्या है ये मैंने बताई दिया आपको, इट कन्वर्ट्स फेडरल स्ट्रक्चर इनटू यूनिटरी विदाउट दी फॉर्मल अमेंडमेंट। अब आपको पता है संविधान में कुछ भी परिवर्तन करना होता है तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल करना होता है। ऑलरेडी मैं अमेंडमेंट से संबंधित वीडियो बना चुका हूं, तो जो हमारे संशोधन किए जाते हैं वो अंडर आर्टिकल 368 किए जाते हैं, और जो संशोधन किए जाते हैं वो पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं। पार्लियामेंट के द्वारा किए जाते हैं। मैंने यहां पर केंद्र सरकार नहीं बोला। पार्लियामेंट और केंद्र सरकार में क्या डिफरेंस होता है? केंद्र सरकार एक भाग होता है पार्लियामेंट का, केंद्र सरकार एक ऐसा भाग है जो मेजोरिटी में है पार्लियामेंट का। ये बात आपने याद रखनी है। तो आर्टिकल 368 का इस्तेमाल किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, और इमरजेंसी में शक्तिशाली होती है केंद्र सरकार। ये बात आपने याद रखनी है। तो जैसे कि मैंने कहा कि संविधान में कुछ भी परिवर्तन होगा तो उसमें संशोधन ही किया जाएगा। बट यहां पर आपको दिखता है जो ये संघीय ढांचा, जो फेडरल स्ट्रक्चर को यूनिटरी बनाया जा रहा है इमरजेंसी के माध्यम से, उसमें किसी भी तरह का संशोधन करने की आवश्यकता नहीं है। अब ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जो आपातकाल होता है ये स्थायी नहीं होता है, ये परमानेंट नहीं होता, ये एक टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है। इसीलिए इसमें संशोधन करने की जो बाध्यता है, जो मैंडेटरी है, उसको नहीं डाला गया है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। दिस काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम फ्रॉम फेडरल टू नॉर्मल टाइम्स टू यूनिटरी ड्यूरिंग इमरजेंसी इज अ यूनिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे कि हमने देखा, मैंने बताया आपको, जब आपातकाल लगाया जाता है तो जो हमारा संघीय ढांचा है वो एकात्मक यानी कि फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक भारत के संविधान का एक अनोखा सा विशेषता है, यूनिक फीचर है। यानी कि वो अन्य देशों के जितने भी संविधान है वहां पर इस तरह का हमें, जैसा भारत ने अपनाया है प्रोसीजर, वो नहीं दिखता है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। तो आगे हम देखते हैं कि हमें क्या डेटा मिलता है, और देख ही रहे होंगे काफी इंपॉर्टेंट डेटा हमें मिल रहा है। तो यहां पर क्या है, द कॉन्स्टिट्यूशन स्टिपुलेट्स 3 टाइप्स ऑफ इमरजेंसी, यानी कि संविधान में 3 तरह की इमरजेंसी बताई गई है, और स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। तो यहां पर हम सबसे पहले वाली देखेंगे आर्टिकल 352, जिसे मैंने कहा था स्टेट, जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, जहां पर इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल संवैधानिक रूप में किया गया है। ये भी आपने याद रखना है। तो इसे हम कहते हैं ज्यादातर नेशनल इमरजेंसी, और ये कहां है? आर्टिकल 352 में, राइट। और ये जब लगाया जाता है, इससे संबंधित आधार बताए गए हैं। ये 3 आधारों में लगाया जाता है। सबसे पहला है आपका युद्ध, यानी कि वॉर, जब वॉर की स्थिति हो जाए। दूसरा एक्सटर्नल एग्रेशन, यानी कि जो बाह्य आक्रमण होता है, मतलब वॉर होने वाला है, वो जो पहले का माहौल होता है उसमें भी हम लगा सकते हैं। और तीसरा है आपका आर्म्ड रिबेलियन, यानी कि कोई अंदरूनी कोई ऐसा माफ कीजिएगा, कोई ऐसा समूह है जो भारत सरकार या सरकार के कुछ नीतियों से खुश नहीं है और वो विद्रोह कर रहा है, पर विद्रोह यहां पर हथियार उठा के रख किया जा रहा है, यानी कि मिलिटेंट आइडियोलॉजी को अपनाया जा रहा है। तो इस आधार पर भी जो हमारी सरकार है वो आपातकाल लगा सकती है। तो 3 आधार याद रखिएगा, वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन। अभी आर्म्ड रिबेलियन के बारे में मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। जो आर्म्ड रिबेलियन है, ये वाला आपका आर्म्ड रिबेलियन, ये हमारा जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन से मेरा मतलब है वो संविधान जो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, वहां पर ये शब्द आर्म्ड रिबेलियन नहीं था। ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस, इंटरनल अंदरूनी गड़बड़ी, इंटरनल डिस्टर्बेंस, ठीक है। ये था इंटरनल डिस्टर्बेंस था।
अब इसको इसी के आधार पे जो हमारी श्रीमती लेट इंदिरा गांधी जी थी, उन्होंने ये आपातकाल घोषित किया था अंडर आर्टिकल 352। आधार क्या था? इंटरनल डिस्टर्बेंस। अब इंटरनल डिस्टर्बेंस के साथ एक समस्या ये थी कि इसको परिभाषित नहीं किया जा सकता था, क्योंकि अंदरूनी गड़बड़ी, अब क्या गड़बड़ी, कुछ भी गड़बड़ी हो सकती है। जैसे इंदिरा गांधी ने जो आधार लगाया था, जो स्थिति बनी थी कि इंदिरा गांधी को लगा कि उसकी जो कैबिनेट है वो उसके खिलाफ हो रही है, देयर इज सम काइंड ऑफ कॉन्स्पिरेसी। तो ये समझकर इंदिरा गांधी जी ने आर्टिकल 352 का इस्तेमाल करके आपातकाल लगाया। और आपातकाल लगाना कभी भी किसी देश के लिए उसकी जो आर्थिक तरक्की है उसको रोकता है, लोगों के अधिकार छीनता है, कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक देश को वो एक तानाशाही की तरफ लाता है, जो कि अच्छी बात नहीं। तो इसीलिए जो आपातकाल लगाए जाते हैं ये लास्ट रिजॉर्ट होते हैं, अंतिम, जब आपके पास कोई भी विकल्प नहीं बचा है तब ये आपातकाल लगाया जाता है। परंतु ये इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से जो इंदिरा गांधी जी ने, आपातकाल की जरूरत थी नहीं तब भी आपातकाल लगाया, तो इसीलिए ये दोबारा कोई भविष्य में ना कर पाए। इसीलिए मोरारजी देसाई की सरकार, जो कि जनता गवर्नमेंट थी, 44th अमेंडमेंट पास करती है, 44वां संशोधन। कब पास करती है? 1978 में। याद रखिएगा, 1978 में 44वां संशोधन पास होता है, जिसमें ये इंटरनल डिस्टर्बेंस का जो शब्द है इसको बदला जाता है, किससे? आर्म्ड रेविलियन से। तो ये आपके एग्जाम वाइज क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आर्म्ड रेविलियन जो शब्द है ये कब से जोड़ा गया है? 1978 बाय 44th अमेंडमेंट। आगे लिखा है, हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज द एक्सप्रेशन प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी टू डिनोट एन इमरजेंसी ऑफ दिस टाइप। यानी कि जो ये 352 में इमरजेंसी की घोषणा करनी है, इस वाक्य को, इस घोषणा वाले शब्द को संविधान ने कैसे दर्शाया है? प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, यानी कि घोषणा नहीं, उद्घोषणा शब्द का इस्तेमाल किया गया है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी के लिए। अभी उद्घोषणा क्या होता है? उद्घोषणा होता है जैसे आपातकाल घोषित करने के लिए क्या राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि अपनी इच्छा, अपने डिस्क्रिशनी का इस्तेमाल कर सकते हैं? तो इसका उत्तर है नहीं। राष्ट्रपति बाध्य होते हैं अपनी जो उनकी मंत्रिपरिषद होती है और जो उसके मुखिया होते हैं प्रधानमंत्री, उसके कहने से। इसीलिए घोषणा की जाती है मंत्रिपरिषद के द्वारा, और उस घोषणा को औपचारिक रूप से ऑफिशियली उद्घोषणा करते हैं, प्रोक्लेम करते हैं राष्ट्रपति। इसलिए आपने देखा होगा कि जो इमरजेंसी लगाई गई है 1975 से 77 तक, जो इंदिरा गांधी जी ने लगाई गई है, तो इंदिरा गांधी जी का ही नाम आता है। क्यों? क्योंकि वो प्रधानमंत्री हैं। और उस समय अगर राष्ट्रपति की बात करें तो उस समय जो राष्ट्रपति थे जिन्होंने इमरजेंसी पे हस्ताक्षर करे थे वो थे फखरुद्दीन अली अहमद। और इसीलिए ज्यादातर लोग इसका नाम नहीं जानते, क्योंकि ज्यादातर इमरजेंसी की जिम्मेदारी होती है केंद्र सरकार की, क्योंकि इसमें राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए इसमें कहा जाता है प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। मुझे उम्मीद है ये बात आप समझ पाए होंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या मिलता है डेटा कि प्रेसिडेंट रूल। अब हम बात करेंगे आर्टिकल 356 की। जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया था, इसमें संवैधानिक तौर पे कहीं पर भी आपातकाल शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो यहां पर क्या है? एन इमरजेंसी ड्यू टू द फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी, यानी कि जब भी जो संवैधानिक नियम है, राज्य जो है उन संवैधानिक नियमों के अनुसार काम नहीं कर रहे हैं, तब 356 जो बात करता है प्रेसिडेंट रूल, उसका आह्वान, उसको इनिशिएट किया जाता है। ठीक है, आमतौर पर प्रसिद्ध तौर पे इसे हम कहते हैं प्रेसिडेंट रूल, और ये दो अन्य नामों से भी जाना जाता है, जो है आपका स्टेट इमरजेंसी, राज्य आपातकाल, और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। ठीक है, अगेन आई से स्टेट इमरजेंसी और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल संवैधानिक तौर पे आर्टिकल 356 में नहीं किया गया है। आगे देखते हैं। हाउएवर द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड इमरजेंसी फॉर दिस सिचुएशन। संविधान में इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है अंडर आर्टिकल 356। थर्ड टाइप का आपका होता है आर्टिकल 360, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल। और जब भी क्या होगा, जब लगेगा कि भारत की स्थिति ऐसी बन गई है जहां पर उसमें वित्तीय आपदा आ रही है, तो उस स्थिति में ये फाइनेंशियल इमरजेंसी अंडर आर्टिकल 360 का इस्तेमाल किया जा सकता है। एक स्थिति बनी थी हमारी, अगर मैं बात करूं 1991 में भारत की स्थिति ये हो गई थी कि अगर मैं फॉरेक्स की बात करूं, फॉरेक्स मतलब होता है जिसमें हमारे फॉरेन करेंसी का भंडार होता है, क्योंकि हमें जो पेमेंट करना होता है, जैसे अगर हम क्रूड ऑयल यानी कि कच्चा तेल अगर बाहर से
आयात करवाते हैं, इंपोर्ट कराते हैं, तो पेमेंट उसमें हमें फॉरेन करेंसी में करना पड़ता है। अगर डॉलर में है तो डॉलर में करना पड़ेगा। तो भारत की 1991 में स्थिति ये हो गई थी कि उसके पास जो फॉरेक्स रिजर्व था, यानी कि जितना भी भारत उस समय आयात करता था, इंपोर्ट करता था, केवल उसके पास 4 हफ्तों का, 4 वीक का, 4 हफ्तों यानी कि 1 महीने का ही फॉरेक्स बचा हुआ था। स्थिति बड़ी संकट में आ गई थी, तो आपातकाल लगाने का एक विकल्प आ रहा था। तो उसी समय भारत ने आईएमएफ से रिक्वेस्ट करी। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ये एक संस्थान है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो देशों की अगर आर्थिक स्थिति खराब हो जाती है तो उसमें ऋण देता है, लोन देता है। तो आईएमएफ से रिक्वेस्ट करी, तो आईएमएफ की कुछ शर्तों के बाद हमें लोन मिला। अगर आईएमएफ हमें लोन नहीं देता तो हमारा जो आर्टिकल 360 है, जो बात करता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, उसको कहीं ना कहीं उसका आह्वान किया जाता। तो वी आर लकी कि अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है। हालांकि स्थिति 1991 में बन चुकी थी, पर आईएमएफ की मदद के द्वारा हम इस स्थिति से बाहर आए। राइट, ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें डेटा मिलता है। अब ग्राउंड ऑफ डिक्लेरेशन, जैसे मैंने पहले बताया था कि घोषणा के आधार की बात हम करेंगे, तो आर्टिकल 352 को अगर हम देखें, जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, तो यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, एक युद्ध है, एक जिसे हम कहते हैं बाहरी आक्रमण, एक्सटर्नल एग्रेशन, और एक तीसरा है आपका आर्म्ड रिबेलियन। ठीक है, जो मैंने बताया 44वां संशोधन 1978 से ये शब्द जुड़ा है। मोरारजी देसाई सरकार ने ये शब्द जोड़ा है। ठीक है, आगे क्या है, इट मे बी नोटेड दैट प्रेसिडेंट कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इवन बिफोर द एक्चुअल अकरेंस ऑफ वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन इफ ही शी सेटिस्फाइड। देखिए, ऐसा भी है स्थिति कि जो ये 3 आधार दिए हैं, जब ये 3 आधार होंगे, उसी स्थिति में राष्ट्रपति 352 का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, उससे पहले भी कर सकते हैं अगर उन्हें लगता है कि स्थिति बनने वाली है। अब इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। राइट, तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल हमें दिखता है कि मानते हैं कि जैसे आपको पता ही है, ये बिहार की तरफ, अगर मैं झारखंड की तरफ जाऊं, झारखंड उड़ीसा, वहां पर आपको पता है माओवादी का काफी खतरा रहता है, माओइस्ट का, यानी कि वो मिलिटेंट ग्रुप है। अब मानते हैं वो कुछ करने वाले हैं और राष्ट्रपति को पता चल जाता है। ठीक है, यानी कि केंद्र सरकार को पता चल जाता है कि कुछ होने वाला है। तो इस स्थिति में जब उन्हें पक्के एविडेंसेस दे दिए जाते हैं भारत के इंटेलिजेंस के द्वारा, जैसे रॉ है हमारा, तो उसके द्वारा, इंटेलिजेंस के द्वारा भारत को ये पता चल जाता है कि कुछ आतंकित मिलिटेंट एक्टिविटी होने वाली है, तो उस आधार पे भी आर्म्ड रिबेलियन का आधार बनाकर आर्टिकल 352 की घोषणा की जा सकती है। तो ये बात आपने याद रखनी है, एग्जाम में पूछेंगे कि उससे पहले भी क्या राष्ट्रपति 352 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आधार है उनके होने से पहले संभावित अवस्था के आधार पर भी क्या आर्टिकल 352 का आह्वान किया जा सकता है? तो इसका उत्तर होगा यस। ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। तो यहां पर हमें आगे क्या है, अब यहां पर आपको दिख रहा है राइट साइड पिक्चर, देखिए पिक्चर में आपको दिख रही है पार्लियामेंट। ठीक है, तो अगेन एल से आपने ये बहुत ध्यान देना है कि पार्लियामेंट कहां लिखा है और सेंट्रल गवर्नमेंट कहां लिखा है, क्योंकि जो केंद्र सरकार है वो एक भाग होती है पार्लियामेंट का। राइट, आगे देखते हैं। द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी must be approved by both the houses of parliament within 1 month from the date of its issue original। देखिए इसमें क्या है कि जो आपातकाल है, जो घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा, और राष्ट्रपति कैसे करते हैं, जब उनकी जो मंत्रिपरिषद है वो जब कहती है कि आपने इमरजेंसी लगानी है, तो राष्ट्रपति फिर इमरजेंसी लगाते हैं, यानी कि इसमें राष्ट्रपति की मर्जी नहीं चलती है। अब राष्ट्रपति ने इमरजेंसी लगा दी, इमेजिन करिए। अब किसी भी तौर पे इस इमरजेंसी को एक माह के भीतर, यानी कि विद इन 1 मंथ संसद से अप्रूव कराना पड़ता है, यानी कि पार्लियामेंट से उसे अप्रूव कराएंगे, संसद से उसे पारित कराएंगे। अगर आप 1 महीने के भीतर उसे अप्रूव नहीं कर पाए तो वो आपातकाल अपने आप क्या हो जाता है, निष्कासित हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है। अब प्रश्न है कि ये सर, ये 1 महीना कब से काउंट होगा? 1 महीना वो तब से काउंट होगा जिस तारीख से इमरजेंसी घोषित की गई है। जैसे अगर मैं बात करूं, जो 1975 से 77 तक जो इमरजेंसी लगी थी, अगर मैं देखूं तो 25 जून से लगी थी, 25 जून 25 जून 1975 से वो लगी थी। कब से लगी थी? 25 जून 1975। तो इस तारीख से ये 1 महीना काउंट होगा।
30 डेज काउंट होंगे, तो इसको पास कराना पड़ेगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो 1 महीने वाली बात है, ये लाई गई है 44th अमेंडमेंट के द्वारा, यानी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये बात नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये अवधि, ये टेन्योर 2 मंथ का था, 2 मंथ का, पर 44th अमेंडमेंट से इसको कर दिया गया है 1 मंथ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर एग्जाम, ये बात आपने याद रखनी है, क्योंकि मैंने बताया था ना, इमरजेंसी कभी भी अच्छी नहीं होती है, तो उसे अप्रूव करना जरूरी है, राइट। तो ये बात आगे बढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं हमें क्या मिलता है। अब लोकसभा की पिक्चर हमें दिख रही है, ठीक है, और ध्यान दीजिएगा, लोकसभा भी क्या है, एक संसद का भाग है। संसद का मतलब होता है लोकसभा, राज्यसभा प्लस राष्ट्रपति। तो याद रखिएगा, अभी तक हमने क्या देख लिया, केंद्र सरकार कहां पर आएगी वो आपने देखना है, पार्लियामेंट कहां पर आएगी वो आपने देखना है, जो अभी हमने देखा कि पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। अब यहां पर केवल लोकसभा लिखा है। आइए देखते हैं यहां पर क्या हमें सीखने को मिलता है। इसमें लिखा है, हाउएवर the proclamation of emergency is issued at the time when Lok Sabha has been dissolved or dissolution of the Lok Sabha take place। तो इसमें 30 days from the first sitting। देखिए मैं सिंपल सी बात बताता हूँ, आपको पता है कि हमारी संसद में 2 सदन होते हैं, अपर हाउस होता है राज्यसभा, लोअर हाउस होता है लोकसभा। और आप जानते हैं, अगर मैं विघटन की बात करूं, ठीक है, डिसॉल्व कौन सा होता है, हमारा लोअर हाउस, दैट इज लोकसभा। अब इमेजिन करिए, एक काल्पनिक उदाहरण मैं दे रहा हूं आपको, कि 25 जून जो ऐतिहासिक तारीख है जिसमें इमरजेंसी घोषित की गई थी, 25 जून, अब मानते हैं 25 जून को इमरजेंसी घोषित की गई है, और मैं कह रहा हूं 13 जुलाई को, एक काल्पनिक उदाहरण है, 13 जुलाई को लोकसभा भंग हो गई, और वो कंडीशन जो पहली स्लाइड में थी जिसमें 1 महीने के भीतर पारित कराना है, अब क्या करें, अब तो लोकसभा भंग हो गई। तो इस स्थिति में क्या होगा कि लोकसभा जब पुनः स्थापित होगी, जो उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, जब नई लोकसभा बन जाएगी, उसकी जो पहली मीटिंग होगी, मानते हैं पहली मीटिंग हुई है 1 अक्टूबर को, ठीक है, चुनाव होने में समय लगा, फिर 1 अक्टूबर को हमारी लोकसभा की पहली बैठक हुई। तो इस 1 अक्टूबर से 30 दिनों को गिना जाएगा, 30 दिनों को गिना जाएगा, और तब तक ये मान लिया जाएगा कि ये जो इमरजेंसी पास हुई है इन दी एब्सेंस ऑफ लोकसभा, ये पास हुई है राज्यसभा के द्वारा। ये बात आपने याद रखनी है। तो यानी कि जो संविधान सभा के जो सदस्य थे, वो जानते थे ये स्थिति भी बन सकती है कि लोकसभा भंग हो सकती है, डिसॉल्व हो सकती है, तो उस स्थिति का भी हमें निवारण या नियम दिया गया है संविधान में। ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। यहां पर भी अब पार्लियामेंट आ रही है, देखते क्या है। अब हम देखेंगे स्थिति ऐसी है कि दोनों ही सदनों ने इमरजेंसी को पास कर लिया, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, ये जो इमरजेंसी चलेगी वो 6 मंथ के लिए चलेगी। अब 6 महीने के बाद अगर उसे फिर बढ़ाना है तो क्या होगा, तो यही प्रक्रिया दोबारा होगी, दोबारा से उसको पारित कराना पड़ेगा संसद से, फिर वो 6 महीने के लिए चलेगी, फिर आगे बढ़ानी है, फिर वही प्रक्रिया दोनों सदनों से पारित करनी पड़ेगी, तो 6 महीने के लिए फिर बढ़ जाएगी। अर्थात एंड में मैं कहूंगा ये 6 मंथ के लिए एट अ टाइम बढ़ेगी, एक समय पे 6 महीने के लिए बढ़ेगी। और कितना बढ़ा सकते हैं, अनलिमिटेड। मैक्सिमम टाइम हमारा संविधान में नहीं बताया गया, परंतु एक बार में आप केवल इसको 6 महीने के लिए बढ़ा सकते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट। अब ये जो कंडीशन मैं आपको बता रहा हूँ 6 महीने वाली, ये हमारे ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि एक बार फर्स्ट टाइम अगर इसको 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट पास कर देगी तो वो अनलिमिटेड चलता रहेगा। ये 6 महीने की शर्त जो है ये रखी हमारे 44वें संशोधन जो कि हुआ 1978, ये आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। ये बात आपने याद रखनी है। तो 44वें संशोधन ने क्या किया है, आपातकाल को कहीं ना कहीं सीमित किया है, ठीक है। उसको उस पर लिमिट सेट करिए। पहली लिमिट क्या थी कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में जैसे आपातकाल घोषित कर दिया, आपातकाल की घोषणा कर दी गई है राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो 2 महीने तक रहेगा, 2 महीने के भीतर उसे संसद द्वारा पारित करना पड़ेगा। परंतु 44वें संशोधन ने उसको 2 महीने से 1 महीना कर दिया। फिर हमने देखा कि ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में था कि एक दफे अगर संसद उसे पास कर देगी, पारित कर देगी, फिर वो अनलिमिटेड चलेगा जब तक हमारी केंद्र सरकार चाहेगी। परंतु 44वें संशोधन ने उसमें क्या सीमा डाल दी है कि एक समय पे 6 महीने वाली बात, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे देखते हैं आगे हमें क्या मिलता है। अब यहाँ पर लोकसभा फिर आ रहा है, लेट्स सी। अब यहाँ पर लिखा है कि वही जगह लोकसभा, अब ये 6 महीने वाली बात मैंने आपको बताई थी। अब हो सकता है कि इस 6 महीने के अंदर हमें क्या दिख रहा है, लोकसभा डिसॉल्व हो गई, वही वाली कंडीशन जो मैंने पहले बताई थी, लोकसभा बीच में भंग हो गई। तो उस कंडीशन में क्या है, वही है कि लोकसभा जब पुनः स्थापित होगी, ठीक है, जिस तारीख से, उस तारीख से फिर वो 30 दिनों के भीतर वो पास करना होगा।
30 दिनों के भीतर लोकसभा यहाँ पर भंग हो गई है, ठीक है, और मानते हैं यहाँ पर लोकसभा पुनः स्थापित हुई है इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट के 30 दिनों के भीतर लोकसभा से पारित किया जाएगा और इसके मध्य ये माना जाएगा कि ये जो इमरजेंसी है ये पास हुई है राज्यसभा की स्वीकृति के द्वारा, क्योंकि लोकसभा तो है ही नहीं, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। आइए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं क्या बताया जा रहा है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे एक न्यायपालिका का जो होलोग्राम है उसकी बात की जा रही है, यानी कि न्यायपालिका हमारी कुछ पिक्चर में आने वाली है, लेट्स सी। तो यहाँ पर है कि एवरी रेजोल्यूशन यानी कि जो प्रस्ताव है अप्रूविंग द प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी और इट्स कंटिन्यूएशन मस्ट बी पास बाय ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट बाय अ स्पेशल मेजॉरिटी दैट इज। अब ध्यान से देखिएगा, जो अब ये बता रखा, जैसे मैंने अभी बोला कि आपातकाल जाएगा, आपातकाल जैसे घोषित हो गया, घोषणा हो गई उसकी। अब आज की वर्तमान की स्थिति यह है कि 1 माह के भीतर विद इन 1 मंथ उसको पास कराना पड़ेगा संसद से। अब वो जो पास किया जाएगा उसके लिए यहाँ पर क्या बताया जा रहा है कि जो पास किया जाएगा, वो जो प्रस्ताव होगा पास करने का, उसकी जो प्रक्रिया है वो है कि वो दोनों ही सदनों में पास किया जाएगा और दोनों ही सदनों में ये स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा। ये बात आपने याद रखनी है। एक सेकंड, इसको हटाते हैं। स्पेशल मेजोरिटी से पास किया जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। एक होती है सिंपल मेजोरिटी, एक होती है स्पेशल मेजोरिटी। अब यहां पर स्पेशल मेजोरिटी क्या है मेजोरिटी स्पेशल, 2 कंडीशन फुलफिल करनी होगी। सबसे पहले तो अब मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, यहां पर ही शब्द है मेंबरशिप। मेंबरशिप को याद रखिएगा, मेंबरशिप का मतलब होता है टोटल कैपेसिटी। जैसे आज लोकसभा की जो टोटल कैपेसिटी है वो है 550, क्योंकि 2 एंग्लो इंडियन सीट तो हटा दी गई हैं, 2 एंग्लो इंडियन सीट्स हटा दी गई हैं वाया अमेंडमेंट 104। तो अभी टोटल कैपेसिटी कितनी है लोकसभा की? 550। परंतु हमें ये दिखता है कि अभी इसमें सीट जो भरी गई है, टोटल मेंबरशिप अभी कितनी है, यानी कि टोटल मेंबर्स कितने हैं इसके? 545। अभी भी 5 सीट क्या है बची हुई है। तो कुल सीटें जो है, टोटल मेंबरशिप है वो 550 और मेंबरशिप कितनों को दी गई है, यानी कि मेंबर्स कितने हैं? 545। तो याद रखिएगा ये कुल वाला जो होता है ये मेंबरशिप होता है। मेंबरशिप शिप लिख रहा हूं मैं यहाँ पर। मेंबरशिप जो होता है वो पूरी संख्या होती है और ये होते हैं मेंबर्स जिनको सदस्यता दी गई है, ठीक है। तो यहां से हम क्या सीखे? हम यहां से ये सीखे जो मेंबर्स होते हैं वो कभी भी मेंबरशिप से ज्यादा नहीं हो सकते, या तो कम होंगे या इक्वल होंगे किसके? शिप, मेंबरशिप के बराबर। ये बात आपने याद रखना है, राइट। तो यहां पर क्या है? मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप, यानी कि अगर लोकसभा की बात करें तो 550 कुल है, इसका मेंबरशिप का मतलब क्या होता है? 50% प्लस 1। कम से कम कितना है? 50% प्लस 1, यानी कि इसका आधा। 550 का आगा 250 और 25, यानी कि 275 प्लस 1 276। कम से कम 276 सीट्स चाहिए, ठीक है, कम से कम। ज्यादा तो कितनी भी हो सकती है। और दूसरा है आपका दूसरी कंडीशन हमें क्या दिख रही है, एक सेकंड से रेज कर लेते हैं। दूसरी कंडीशन हमें दिख रही है मेजोरिटी ऑफ नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स। यहां पर है मेंबर्स, देखिए ऊपर है मेंबरशिप और नीचे मेंबर्स ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। यानी कि इसमें कंडीशन क्या है कि जैसे लोकसभा के 545 हैं तो कम से कम 2/3 तो इसमें, इसके 2/3 तो प्रस्तुत होने चाहिए, यानी कि प्रस्तुत प्रेजेंट होने की भी कंडीशन डाल दी है कि 2/3 तो प्रस्तुत होने चाहिए। और जो भी ये प्रस्ताव पास करना है तो कम से कम 2/3 लोगों की वोटिंग होनी चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुल 9 लोग हैं तो इसका 2/3 कितना हो गया? 2/3 हो गया इसका 6। कम से कम 6 लोग इसे पास करेंगे तभी पास होगा। अगर कुल होंगे 9 तो 2/3 प्रस्तुत भी होने चाहिए और 2/3 कम से कम 2/3 का समर्थन होना चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, ए और बी। अब मानते हैं ए के हिसाब से हमारी कंडीशन आ रही है, एक एग्जाम्पल में दे रहा हूं 55, और बी के हिसाब से कंडीशन आ रही है 54, ठीक है। तो कम से कम मुझे कितना चाहिए, क्योंकि ऊपर के हिसाब से मेंबरशिप तो हमेशा स्टेबल रहेगी ना। मेंबरशिप में तो ये कंडीशन है ही नहीं कि प्रस्तुत होना है या नहीं होना है, वो तो टोटल है 550। तो यानी कि इस कंडीशन से क्या हो गया मेरा, मानते हैं ये 55 तो आना ही है। अब आपका 2/3 वाले मत से आ रहा है 54, तो ये पास नहीं होगा, क्योंकि आपको कम से कम कितना चाहिए? ऊपर वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, तो 55, और मेरा आ रहा है 54। अगर मेरा 56 आता है नीचे से, 2/3 वाले से मेरा 56 आता है, तो ये पास माना जाएगा, क्योंकि इसने 55 को भी पास कर लिया, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। हालांकि इतना डेप्थ आपसे कोई नहीं पूछेगा, बस मैंने जिससे कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो इसलिए इतना डेप्थ आपको बता दिया। और ये जो स्पेशल मेजोरिटी वाला प्रावधान है, ये जो मैंने बताया आपको, जिसमें 2 कंडीशन होती हैं, ये भी जोड़ा गया है 44वें संशोधन। पहले 44वें संशोधन से पहले, यानी कि जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था, यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी था कि जो दोनों सदन है लोकसभा राज्यसभा, वो जो ये इमरजेंसी
का प्रस्ताव है उसको एक सिंपल मेजोरिटी से पास कर सकते हैं, परंतु स्पेशल मेजोरिटी वाला ये जो प्रावधान है ये जोड़ा गया है 44वें संशोधन 1978 के द्वारा। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात याद रखिएगा। और स्पेशल मेजोरिटी में मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे मेंबर्स क्या होते हैं और मेंबरशिप क्या होता है, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं आपको कि आज हमारी वर्तमान की जो हमारी राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू सर, वो आपको दिख रही हैं। अब देखिएगा, रिवोकेशन मतलब होता है कि निरस्त करना, रोक लगाना प्रोक्लेमेशन। तो जो उद्घोषणा की गई थी राष्ट्रपति के द्वारा इमरजेंसी की, उसको राष्ट्रपति क्या कर सकते हैं, उसको रोक भी सकते हैं, ठीक है। और रोकने के लिए भी एक और उद्घोषणा की जाती है, प्रोक्लेमेशन किया जाता है, ठीक है। अब क्या समझे हम, जैसे कि हम ये समझे कि आज मानते हैं 25 जून को, जो हमारा एग्जाम्पल है, मैं डेट इसलिए ले रहा हूं कि आपको याद हो जाए कि 25 जून 1975 को आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी के द्वारा। तो 25 जून को मानते हैं घोषणा की गई, और ये लगता है कि 28 जून को इस घोषणा को खत्म कर दिया जाए। तो 28 जून को यानी कि उसके 3 दिन बाद भी एक और उद्घोषणा की जाएगी कि अब से इमरजेंसी खत्म हो गई है। तो ये बात इसमें कही गई है, अर्थात राष्ट्रपति कभी भी इसकी उद्घोषणा कर सकते हैं। अब उद्घोषणा मतलब उसे बंद करने की उद्घोषणा करने के लिए राष्ट्रपति अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इसका उत्तर है नहीं। वहां पर भी वो जो हम उनकी जो मंत्री परिषद होती है उसके कहे अनुसार वो काम करते हैं, लगाते समय पर भी उन्हीं के अनुसार काम करते हैं और हटाते समय पर भी उन्हीं के अनुसार काम करते हैं। अब जैसे मैंने अभी बताया आपको कि जब राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं तो उसको एक माह के भीतर उसको संसद से पारित करना पड़ता है, पास करना पड़ता है। पर जब उद्घोषणा आपातकाल को निरस्त करने के लिए, रिवोक करने के लिए, तब उसमें हमें संसद से उसे पारित नहीं कराना होता है। मैंने बोला ना, आपातकाल होना अच्छी बात नहीं होती है, यानी कि जब वो लगेगी तो उसमें काफी नियम डाले गए हैं, और जब वो हटेगी तो उसमें नियम कम से कम कर दिए गए हैं कि आपातकाल इजीली हट जाए, क्योंकि किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए वो अच्छी बात नहीं होती है। तो याद रखेंगे, जब आपातकाल हटा जाएगा तो उसमें कोई भी पार्लियामेंट अप्रूवल नहीं चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ओके, आगे देखते हैं। लेट्स सी, आगे हमें पता चल रहा है Further, the president must revoke proclamation if the Lok Sabha passes a resolution disapproving it. अब इसमें देखिए एक और कंडीशन है। अभी हमने देखा कि जो निरस्त करने वाली बात है, मैंने कहा राष्ट्रपति अपनी मंत्री परिषद की सलाह से कभी भी जो आपातकाल है उसको निरस्त कर सकते हैं, रिवोक कर सकते हैं। मंत्री परिषद बोला मैंने। पर वहीं पर अगर मैं बात करूं लोकसभा की, देखिए मंत्री परिषद जो होती है वो लोकसभा का एक अंग होती है। लोकसभा में जिन्होंने सरकार बना रखी है, मंत्री परिषद उन्हीं की होती है, पर लोकसभा में विपक्ष भी तो बैठा है। तो यानी कि जब लोकसभा चाहेगी कि इमरजेंसी को हटाया जाए, तब भी इमरजेंसी हटाई जा सकती है। मैंने बोला केवल लोकसभा, राज्यसभा नहीं बोला मैंने। तो यहां पर क्या है कि लोकसभा में अगर कोई प्रस्ताव है वो पारित हो जाता है कि इमरजेंसी को हटाना है, लोकसभा में कोई प्रस्ताव है, केवल लोकसभा में प्रस्ताव पारित हो जाता है कि इमरजेंसी को हटाना है, तो उस स्थिति में भी इमरजेंसी को हटाया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये स्थिति राज्यसभा के लिए नहीं है, यानी कि केवल राज्यसभा प्रस्ताव लाए इमरजेंसी हटाने को तो कुछ नहीं होगा, केवल लोकसभा, ठीक है। अगेन दिस सेफगार्ड वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978, ठीक है। बिफोर द अमेंडमेंट ऑफ प्रोक्लेमेशन कुड बी रिवोक्ड बाय द प्रेसिडेंट। अब देखिए, जो अभी मैंने बताया आपको कि ये जो निरस्त करने का अधिकार लोकसभा को भी दे दिया गया है। अगर लोकसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, पास हो जाता है, तब भी हम इमरजेंसी को हटा सकते हैं। पहले ये ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये नियम नहीं था, यानी कि अगर कोई इमरजेंसी को हटा सकता है तो केवल कौन, राष्ट्रपति, यानी कि अपनी मंत्रिपरिषद के कहे अनुसार हटा सकते हैं, राइट। परंतु 44th अमेंडमेंट 1978 से यह अधिकार, निरस्त करने का अधिकार, लोकसभा को भी दे दिया गया है, केवल लोकसभा को भी दे दिया गया है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो इसलिए हमें पता चल रहा है कि 44th अमेंडमेंट ने काफी इस इमरजेंसी के प्रावधान को डाइल्यूट किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए क्या है 44th अमेंडमेंट से, और हमें क्या मिलता है कि जो 44th अमेंडमेंट एक्ट है 1978 का, उसने एक कंडीशन दी है दैट माफ कीजिएगा, वेयर 1/10 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ लोकसभा गिव अ रिटन नोटिस टू द स्पीकर या द प्रेसिडेंट, अ स्पेशल सिटिंग ऑफ हाउस शुड बी हेल्ड विद इन 14 डेज। अभी जैसे हमने पहले स्लाइड में देखा था कि लोकसभा जो है वो प्रस्ताव पारित कर सकती है कि भैया आपातकाल को निरस्त किया जाए। अब उसी की प्रक्रिया यहां पर बता रखी है कि 44वें संशोधन ने क्या डाल रखा है कि लोकसभा क्या करेगी, लोकसभा के अगर 1/10 1/10 जो मेंबर हैं, वो अगर लिखित रूप में ये एक एप्लीकेशन दे दें, एक प्रस्ताव दे दें लिखित रूप में 1/10,
लोकसभा के, ठीक है। मेंबर्स कितने हैं अभी लोकसभा में? वर्तमान में मैं बात कर रहा हूं 545 मेंबर्स हैं हमारे। अब इसका 1/10 कितना हो गया? लगभग 55। अगर 55 जो सांसद हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं लोकसभा के, वो अगर लिखित नोट दे दें, अब जब संसद सत्र में होगी संसद यानी कि लोकसभा सत्र में होगी, तो तब तो वो स्पीकर को देंगे ये एप्लीकेशन। और एक कंडीशन ये भी हो सकती है कि लोकसभा सत्र में नहीं है, तो उस कंडीशन में वो ये एप्लीकेशन देंगे राष्ट्रपति। अब चाहे वो स्पीकर हो चाहे राष्ट्रपति हो, ये जब एप्लीकेशन उन्हें रिसीव होती है, ठीक है, तो 14 दिनों के भीतर ये एक संवैधानिक नियम है, एक स्पेशल सिटिंग करवाई जाती है किसकी? लोकसभा की। और उसमें केवल यही चर्चा होती है कि जो आपातकाल चल रहा है इसको निष्कासित यानी कि इसे रिवोक करने की प्रक्रिया इसमें चलती है, यानी कि इसको पारित कराना पड़ेगा लोकसभा के द्वारा। और ये लोकसभा में जो ये पारित होता है ये एक सिंपल मेजोरिटी से होता है, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। 14 दिन और 1/10 यानी कि 1/10 लोग एप्लीकेशन देंगे कम से कम। फिर 14 दिनों के भीतर वो जो सेटिंग है, स्पेशल सेटिंग बुलाई जाएगी। और ये भी याद रखना, जब सत्र होगा तो ये एप्लीकेशन स्पीकर को दी जाएगी, जब सत्र नहीं होगा तो राष्ट्रपति को दी जाएगी, राइट। और ये सेटिंग क्यों है? जिससे कि रिवोकेशन ऑफ द इमरजेंसी, निरस्त करने की बात इसमें की जाएगी, राइट। ये बात आपने याद रखनी। आइए आगे देखते हैं। एक सेकेंड। अब हमें आगे क्या दिखता है उसे देखते हैं। तो यहां पर है रेजोल्यूशन ऑफ डिसअप्रूविंग इज डिफरेंट फ्रॉम द रेजोल्यूशन अप्रूविंग, यानी कि जो प्रस्ताव है, जो पारित करने का प्रस्ताव और निष्कासित करने का प्रस्ताव, यानी कि एक प्रस्ताव से इमरजेंसी लगाई जा रही है, एक प्रस्ताव से इमरजेंसी हटाई जा रही है, उसकी एक तुलना कर रही है। तो यहां पर क्या है, जब प्रस्ताव ऐसा है जिसमें जो इमरजेंसी है उसको रिवोक करना है, यानी कि उसे हटाना है, तो वहां पर केवल लोकसभा में यह पारित होता है। ये प्रस्ताव केवल लोकसभा में पारित होता है, वो भी सिंपल मेजोरिटी से। और वहीं पर अगर इमरजेंसी लगानी है तो वहां पर आप दोनों ही सदनों से इसको पास कराना पड़ता है, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से। तो यानी कि लगाना ज्यादा कठिन है, हटाना बहुत आसान है। और जो पहला वाला कंडीशन मैंने बताया, जब हटाई जाती है इमरजेंसी तो सिंपल मेजोरिटी से हटाई जाती है, और जब लगाने की बात है सेकंड कंडीशन, वहां पर क्या चाहिए हमें? स्पेशल मेजोरिटी, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं। स्टॉप। सॉरी गाइस, माफ कीजिएगा, थोड़ा अलार्म बज गया था। चलो आइए कंटिन्यू करते हैं। तो ये जो कंपैरिजन है ये आपने याद रखना है फॉर योर एग्जाम वाइज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आइए आगे देखते हैं। अब यहां पर आप देखिएगा इफेक्ट्स ऑन दी फंडामेंटल राइट। अब मौलिक अधिकारों में क्या फर्क पड़ता है? जो हमारी आपातकाल लगता है आर्टिकल 352 के द्वारा, उससे मौलिक अधिकारों में क्या फर्क पड़ता है? दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। तो यहां पर हम दो अनुच्छेदों की, विल टॉक अबाउट 2 आर्टिकल्स। वो आर्टिकल्स कौन कौन से? लेट्स सी। एक है आर्टिकल 358, एक है आर्टिकल 359। ये दोनों ही परिभाषित करते हैं कि ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी, यानी कि जो आर्टिकल 352 के द्वारा नेशनल इमरजेंसी लगती है, उसमें फंडामेंटल राइट्स पे क्या असर पड़ता है। अब मैं बात करूं आर्टिकल 358 की। इसका मतलब होता है जैसे आर्टिकल 352 का आह्वान किया जाता है, यानी कि घोषणा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा कि भैया आज से भारत में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा रही है अंडर आर्टिकल 352, तो इसका ऑटोमेटिकली मतलब हो जाता है, ऑटोमेटिकली, एक शब्द को याद करिएगा, ऑटोमेटिकली, यानी कि इसको अलग से नहीं बताना पड़ता है। आपका आर्टिकल 19 क्या होगा? वो रिवोक हो जाएगा। आर्टिकल 19 मतलब उस पर रोक लग जाएगी, आर्टिकल 19 आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। और ये किसके तहत होता है? आर्टिकल 358, ठीक है, कि आर्टिकल 19 आपका क्या हो जाता है? सस्पेंड हो जाता है, ठीक है। और वहीं पर अगर 359 की बात करूं तो 359 में क्या होता है कि आर्टिकल 19 तो आपका ऑलरेडी सस्पेंड हो गया है। अब बचे हुए जितने भी आपके फंडामेंटल राइट्स हैं, क्योंकि आपको पता है आपके फंडामेंटल राइट्स आर्टिकल 14 से लेकर आर्टिकल 32 तक होते हैं। और इसमें भी अगर मैं 20 और 21 को हटा दूं, आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21 को हटा दूं, क्योंकि याद रखिएगा आर्टिकल 20 और 21 के लिए जो हमारा 44वां संशोधन है, 44th अमेंडमेंट, मोरारजी देसाई सरकार के द्वारा, जो 1978 में हुआ था आफ्टर इमरजेंसी, उसमें यह बात तय हो गई थी कि किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, 20 और 21 को कभी भी नहीं सस्पेंड किया जाएगा। 20 और 21 को कभी भी सस्पेंड नहीं किया जाएगा, इसलिए 20 और 21 को तो मैं हटा रहा हूं। तो आर्टिकल 359 में आर्टिकल 19 के अलावा और आर्टिकल 20 और 21 के अलावा जितने भी आर्टिकल्स हैं उनको
हटाया जाता है, उनको भी सस्पेंड किया जाता है, परंतु उनको स्पेसिफिकली बताया जाता है, यानी कि राष्ट्रपति की घोषणा जो उद्घोषणा होती है उसमें उसको स्पेसिफाई किया जाता है कि अब से आपके जो आर्टिकल है, जैसे उदाहरण कि आपका आर्टिकल 17 आपको नहीं दिया जाएगा, आपका आर्टिकल 18 आपको नहीं दिया जाएगा, इस तरह से राष्ट्रपति उसे स्पेसिफिकली बताते हैं। जैसे आर्टिकल 19 को बताने की जरूरत नहीं होती है, वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, परंतु अन्य जो आर्टिकल है 20-21 को छोड़कर इनको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है राष्ट्रपति को उद्घोषणा के द्वारा। तो ये बताया गया है आर्टिकल 359 में। तो ओवरऑल हम क्या सीखे, जस्ट हमें क्या मिलता है कि आर्टिकल 358 टारगेट करता है 19 को और आर्टिकल 359 टारगेट करता है 20 और 21 को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को। ये बात आपने याद रखनी है, वेरी इंपॉर्टेंट। आइए आगे देखते हैं। आगे हमें क्या मिलता है कि भैया इसमें बताया जा रहा है कि द टू प्रोविजंस आर एक्सप्लेन बिलो, ठीक है। तो सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19, ठीक है, ये किसके अकॉर्डिंग है, 358 मैंने बता दिया आपको, ठीक है। और आपको पता है आर्टिकल 19 में आपके 6 मौलिक अधिकार होते हैं। आप एक काम करिएगा, उसको एक बार देख लीजिएगा 6 मौलिक अधिकार कौन कौन से होते हैं, ठीक है। जैसे राइट टू स्पीच एक्सप्रेशन होता है, राइट टू फॉर्म दी एसोसिएशन होता है, राइट टू फॉर्म दी कोऑपरेटिव सोसाइटीज होता है, राइट टू ट्रैवल इनटू एनी टेरिटरी होता है, राइट टू रिजाइड होता है, सेटलमेंट होता है, राइट टू प्रोफेस एनी प्रोफेशन। इस तरह की जो बातें जो आपको अधिकार दिए जाते हैं वो सारे छीन लिए जाते हैं, ठीक है। और ये मैंने बताया था 19 ऑटोमेटिकली क्या होता है, सस्पेंड होता है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब सामान्य स्थिति होती है, जब आपातकाल नहीं होता है, तो जो हमारा स्टेट होता है यानी कि जो राज्य होता है, अब राज्य में आपकी केंद्र सरकार भी आती है और जो हमारे राज्यों की सरकार है वो भी आती है, तो वो कोई भी ऐसा नियम, ऐसा कानून नहीं बना सकते, ऐसा लॉ नहीं बना सकते जो हमारे फंडामेंटल राइट के विपरीत जाए। परंतु ड्यूरिंग इमरजेंसी स्टेट को ये छूट हो जाती है कि वो एक ऐसा लॉ बना सकता है जो फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध विरुद्ध में काम कर सकता है, ठीक है। और यहाँ पर जो एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं, जैसे जो पुलिस वाले एक्शन होते हैं, डीएम साहब अपना एक्शन करते हैं जिन्हें हम एग्जीक्यूटिव एक्शन कहते हैं, वो एक्शन भी किए जा सकते हैं जिसमें आपके फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट वो क्या कर सकते हैं, आपके अगेंस्ट कार्रवाई कर सकते हैं। एक उदाहरण मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि आपको पता है कि अगर मैं आर्टिकल 21 की बात करूं, हालांकि आर्टिकल 21 छीना नहीं जाता, पर एक उदाहरण लेते हैं कि छीन लिया जाए, अगर सस्पेंड कर दिया जाए, तो आर्टिकल 21 क्या कहता है कि राइट टू लाइफ की बात करता है, मतलब आपको जीने का अधिकार है, यानी कि जब तक आप कोई क्राइम नहीं करते हैं तब तक पुलिस आपको गिरफ्तार नहीं कर सकती, ये आपको मौलिक अधिकार है, जीने का अधिकार है आपको, ठीक है। अब आपने देखिए अगर ये आर्टिकल 21 को हटा दिया जाए तो होगा क्या, आपने चाहे अपराध किया है या नहीं किया है, पुलिस वाले आपको कभी भी गिरफ्तार कर सकते हैं, तो ये स्थिति हो जाती है। तो इमेजिन करिए कितना भयानक होता है। हालांकि हमें मोरारजी देसाई सरकार का धन्यवाद करना चाहिए कि अनुच्छेद 20 और 21 को नहीं हटाया जाता है, चाहे किसी भी तरह की इमरजेंसी हो, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं। आगे क्या बताया जा रहा है कि व्हेन द नेशनल इमरजेंसी सीजेस टू ऑपरेट, यानी कि अब नेशनल इमरजेंसी क्या हो गई है, खत्म कर दी गई है, फिर आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली रिवाइव हो जाता है, ऑटोमेटिकली गया भी ऑटोमेटिकली। नहीं, आर्टिकल 352 का आह्वान हुआ तो आर्टिकल 19 अपने आप क्या हुआ, सस्पेंड हो गया। और आर्टिकल 352 जब सस्पेंड हो जाएगा, यानी कि नेशनल इमरजेंसी खत्म हो गई, सस्पेंड तो नहीं बोलेंगे, टर्मिनेट हो गई, तो अपने आप क्या होगा, आर्टिकल 19 दोबारा से शुरू हो जाएगा, अलग से उसकी उद्घोषणा नहीं करनी पड़ती है। अब यहाँ पर बताया गया अगर कोई इमरजेंसी के दौरान कोई कानून बनाए गए थे जो कहीं ना कहीं जो अनुच्छेद 19 है, यानी कि जो हमारा मौलिक अधिकार है उसके विरुद्ध काम कर रहे थे, ठीक है, वो कानून, तो जैसे ही इमरजेंसी हटती है वो कानून भी क्या हो जाते हैं, रद्द हो जाते हैं। वो कानून भी जो आर्टिकल 19 के विरुद्ध काम कर रहे थे ड्यूरिंग इमरजेंसी, वो भी अपने आप क्या हो जाएंगे, जब इमरजेंसी हट जाएगी तो अपने आप वो रद्द हो जाएंगे वो कानून, ठीक है। परंतु उन कानून के द्वारा अगर किसी को कोई सजा दे दी गई है, कोई नुकसान किसी का कर दिया गया है, तो उसका कोई उपचार नहीं है, उसका कोई उपचार नहीं है। यानी कि मानते हैं इमरजेंसी के दौरान किसी को सजा हो गई है, ठीक है, वो 6 महीने जेल में था और इमरजेंसी 6 महीने बाद हटी, फिर वो 6 महीने बाद उसे छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि जिस कानून के तहत उसे गिरफ्तार किया गया था अब तो कानून है ही नहीं वो। अब वो 6 महीने उसने जो जेल में बिताए हैं उसका कोई मुआवजा उसे मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये इसमें थोड़ा सा लूप होल है, ठीक है। आगे तो ये बात याद रखेंगे कि इसमें बताया गया है राइटर साहब के द्वारा कि जो लेजिस्लेटिव फंक्शंस यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं या जो एग्जीक्यूटिव एक्शन जो उसमें लागू किया जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर वो गलत काम करता है तो उसमें जब वो इमरजेंसी खत्म हो जाती है तो आप उसमें कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि उसमें कोई भी रेमेडी नहीं है, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है। आगे देखते हैं आगे क्या बताया जा रहा है, हमें बताया जा रहा है
कि द 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1970 रेस्ट्रिक्टेड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 358। अब देखिए 358 जो आर्टिकल 19 को ऑटोमेटिकली सस्पेंड करता है, उसको भी 44वें संशोधन ने सीमित किया है। देखिए क्या किया है। तो इसमें कहा है कि पहली बात इन्होंने कही है कि जो हमारे आर्टिकल 19 है वो ऑटोमेटिकली तभी सस्पेंड होगा जब ग्राउंड होगा या तो युद्ध का या एक्सटर्नल एग्रेशन का। जैसे आपको पता है आर्टिकल 352 में मैंने आपको 3 आधार बताए हैं। पहला है वॉर, दूसरा है एक्सटर्नल एग्रेशन और तीसरा है आर्म्ड रिबेलियन। आर्म्ड रिबेलियन भी कैसे जुड़ा है 44वें संशोधन से, जो कि पहले था इंटरनेट डिस्टर्बेंस। तो फिलहाल यहां पर देखेंगे पहले के 2 आधार यानी कि वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन के तहत अगर इमरजेंसी घोषित की जाती है तब आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाएगा। परंतु अगर आधार जो है वो अगर आर्म्ड रिबेलियन है तो वो आर्टिकल 19 ऑटोमेटिकली सस्पेंड नहीं होगा। ये बात आपने याद रखनी है। ये कब से जुड़ा पॉइंट 44th अमेंडमेंट से। दूसरा देखते हैं, ओनली दोज लॉस विच आर रिलेटेड टू द इमरजेंसी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग चैलेंज एंड नॉट अदर लॉस। यानी कि आपको पता है इमरजेंसी लगी हुई है तो इमरजेंसी के दौरान क्या होता था, ये माना जाता था कि कोई भी कानून बना रही है राज्य, उस कानून के विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते कि ये कानून गलत है। तो यहाँ पर 44वें संशोधन में इसको थोड़ा सा ठीक किया गया। इसमें कहा गया ऐसे कानून जो आपातकाल से संबंधित हैं उन्हीं कानून के विरुद्ध आप कोर्ट में नहीं जा सकते जो आपातकाल से संबंधित हैं, जो आपातकाल के दौरान बनाए जा रहे हैं। पर अन्य कानून जो आपातकाल से पहले के हैं उनके द्वारा अगर आपको लगता है राज्य गलत कर रही है काम, कोई कानून ऐसा बना है जो आपातकाल से पहले बना था और उस कानून के विरुद्ध या वो कानून कुछ गलत कर रहा है जो पहले का बना है, तो वहां पर आप उस कानून के विरुद्ध जो आपातकाल से पहले का है, जिसका आपातकाल से कोई संबंध नहीं है, उस कानून के विरुद्ध आप न्यायपालिका जा सकते हैं। यानी कि न्यायपालिका एक्टिव रहेगी आपातकाल के दौरान। तो ये बात जोड़ी गई है 44वें संशोधन से। ठीक है, और ये पहला पॉइंट तो आपने अच्छी तरह याद रखना फॉर योर एग्जाम, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है कि सस्पेंशन ऑफ अदर फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 359। अब जो 358 वाला तो हमने देख लिया आर्टिकल 19, और 359 में क्या है आपका, मैंने कहा था जो अन्य जो हमारे मौलिक अधिकार है उनको स्पेसिफिकली बताना पड़ता है क्या क्या नहीं है। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, आर्टिकल 19 में तो कहा गया है कि आर्टिकल 358 में तो कहा गया है कि आर्टिकल 19 सस्पेंड हो जाएगा ऑटोमेटिकली। पर जो आर्टिकल 359 है एग्जैक्टली क्या होता है कि कोई भी फंडामेंटल राइट को सस्पेंड नहीं करते हैं। बस होता क्या है कि आप किसी भी फंडामेंटल राइट्स अदर देन 19, अदर देन 20, अदर देन 21 यानी कि 19, 20 और 21 को अगर मैं समझूं तो इनके अलावा ठीक है, ये तो कभी सस्पेंड नहीं होते हैं 20, और ये ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है, ये तो ऑलरेडी सस्पेंड हो चुका है आर्टिकल 358 के द्वारा, यस। और 20 और 21 तो कभी सस्पेंड ही नहीं होते हैं, ये कभी भी सस्पेंड नहीं होते 20 और 21। अब इनके अलावा जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं वो असल में सस्पेंड नहीं होते हैं, वो एक्टिव रहते हैं। बट आप अगर कोई राज्य ऐसा कानून बना रहा है जो मानते हैं अनुच्छेद 17 के विरुद्ध है या अनुच्छेद 18 के विरुद्ध है, तो राज्य उस समय वो कानून बना सकता है जब तक आपातकाल चल रहा है। परंतु आप कोर्ट नहीं जा सकते। जो आम जनता है उसका ये कोर्ट जाने का अधिकार, जो रेमेडी होती है, जो उपचार होता है जब आपके फंडामेंटल राइट्स छीन लिए जाते हैं राज्य के द्वारा, तो आप कहां जाते हैं, कोर्ट में, और कोर्ट आपके मौलिक अधिकार दिलाता है। पर ड्यूरिंग इमरजेंसी क्या होता है, अगर मैं आर्टिकल 359 की बात करूं तो एग्जैक्टली फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होते हैं। आपका ये जो कोर्ट जाने का अधिकार होता है उपचार लेने के लिए, रेमेडी लेने के लिए, ये खत्म कर दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये बात आपने याद रखनी है। तो यहां पर लिखा है कि आर्टिकल 359 में जो फंडामेंटल राइट्स हैं आर सच नॉट सस्पेंडेड, वो सस्पेंड नहीं होते हैं, बट ओनली देयर इन्फोर्समेंट, यानी कि उनको लागू नहीं किया जा सकता, अर्थात आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है, जब तक आपातकाल चल रहा है। तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपसे पूछा जा सकता है कि 359 में क्या फंडामेंटल राइट सस्पेंड हो जाते हैं, आप लिखेंगे नहीं, सस्पेंड नहीं होते हैं, बस उनका जो रेमेडी है, उनका जो इन्फोर्समेंट है वो सस्पेंड हो जाता है। बट आर्टिकल 358 के तहत जो आर्टिकल 19 है वो सस्पेंड हो जाता है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस है बिटवीन आर्टिकल 358 सस्पेंशन ऑफ द आर्टिकल 19 एंड 359 कोई भी सस्पेंड नहीं होते, बस एनफोर्समेंट को सस्पेंड कर दिया जाता है, राइट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आइए आगे देखते हैं, आगे क्या बताया जा रहा है। आगे बताया जा रहा है द सस्पेंशन ऑफ एनफोर्समेंट रिलेट ओनली दोज फंडामेंटल राइट्स स्पेसिफाइड इन द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर। जैसे कि मैंने बताया था आर्टिकल 359 में क्या होता है कि प्रेसिडेंट क्या करते हैं, उसको स्पेसिफाई करते हैं। तो जितने भी स्पेसिफाई उन्होंने करे अपने ऑर्डर में, उन्हीं का इन्फोर्समेंट नहीं होगा, ठीक है। स्पेसिफाई करना जरूरी है कि भैया 17, 18, 19 आपको, 19 तो ऑलरेडी, 17, 18, 23, 24 आपको नहीं दिए जा रहे हैं। तो जो स्पेसिफाइड है उन्हीं का इन्फोर्समेंट रुक जाएगा, उन्हीं का इन्फोर्समेंट रुक जाएगा, आप कोर्ट नहीं जा सकते, ठीक है।
आगे क्या है, फर्दर द सस्पेंशन कुड बी फॉर द पीरियड ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ द इमरजेंसी और फॉर द शॉर्टर पीरियड मेंशन द ऑर्डर। अब जो राष्ट्रपति जो ऑर्डर निकालते हैं, ठीक है, जिसमें वो बताते हैं कि मानते हैं आपका 17 को सस्पेंड किया जा रहा है, 18 को सस्पेंड किया जा रहा है, 23 को सस्पेंड किया जा रहा है, ऐसे स्पेसिफाई करते हैं। और ऑर्डर में दो कंडीशंस होती हैं, या तो ये है कि जब तक इमरजेंसी चल रही तब तक ये सस्पेंड रहेंगे, पहली कंडीशन, या उसमें वो डेट मेंशन कर लेते हैं कि 1 महीने तक ये सस्पेंड रहेंगे, ठीक है। तो अगर उन्होंने कंडीशन रखी है 1 महीने तक सस्पेंड रहेंगे अपने ऑर्डर पे, तो फिर 1 महीने के बाद आप उसको इन्फोर्स करा सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि राष्ट्रपति ने ऑर्डर में क्या लिखा है, ठीक है। तो ये बात इसमें बताई है। और जो राष्ट्रपति हैं जो है, इट शुड बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट फॉर अप्रूवल। अब जैसे मैंने बताया है कि इमरजेंसी जब लगाई जाती है तो उसको कहीं ना कहीं पास करवाना पड़ता है पार्लियामेंट के द्वारा। और मैंने आपको ये भी बताया है, ध्यान दीजिएगा, कि मैंने आपको ये बता रखा है कि पहले ये 2 माह का समय था कि आपने आपातकाल की घोषणा करी, उद्घोषणा करी राष्ट्रपति ने, और उसको 2 महीने के भीतर पार्लियामेंट से पास कराना पड़ेगा। फिर ये 2 महीने का समय 44वें संशोधन 1978 से 1 महीना हो गया, ठीक है। 2 महीने कितना हो गया, 1 महीना। तो 1 महीने के भीतर इसे पास कराना पड़ता है, राइट। आगे देखते हैं, आगे क्या है, द प्रेसिडेंशियल ऑर्डर इज इन फोर्स, स्टेट कैन मेक एनी लॉस और टेक एनी एग्जीक्यूटिव एक्शन, ठीक है, विद द स्पेसिफाइड फंडामेंटल। अब देखिए यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट क्या होता है, बहुत सारे एस्पिरेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। जब आर्टिकल 352 लागू होता है, यानी कि नेशनल इमरजेंसी लागू है, तो जो राज्य होते हैं उनकी अपनी जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, ठीक है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यानी कि जो उनकी विधानसभाएं होती हैं वो भंग नहीं होती हैं, वो अपना काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पर क्या है कि उस समय क्या होता है कि जो राज्य की विधानसभाएं हैं, जब 352 है, तो राज्य की विधानसभाएं क्या करेंगे, कानून बना सकती हैं, और वो जो मौलिक अधिकार है उनके विरुद्ध भी कानून बना सकती हैं। जो जो घोषणा की गई है कि भैया ये मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं, जैसे आर्टिकल 359 के तहत है ना, स्पेसिफाई किया जाता है ये मौलिक अधिकार आपसे छीने जा रहे हैं, और आर्टिकल 19 तो ऑलरेडी सस्पेंड हो जाता है ऑटोमेटिकली। तो जो राज्य की जो विधानसभाएं हैं वो अगर ऐसा कानून बना रही है जो आपके मौलिक अधिकार, खासकर अब मैं कह रहा हूं अनुच्छेद 19 के विरुद्ध काम कर रहा है, तो वो जो कानून है वो जीवित रहेगा, क्योंकि अभी क्या है, आपके मौलिक अधिकार छीन लिए जाते हैं। पर जैसी इमरजेंसी हटी, ये जो जितने भी कानून है जो मौलिक अधिकार छीन रहे हैं, ये अपने आप क्या हो जाते हैं, नल एंड वॉइड, निष्कासित हो जाते हैं। तो ये बात यहाँ पर बता रखी है। तो यहाँ से इंपॉर्टेंट क्या है, 352 यानी कि नेशनल इमरजेंसी में राज्य की विधानसभाएं जो होती हैं वो भंग नहीं होती हैं, यानी कि वो अपने लेवल पे वो काम कर रही होती है, ठीक है। ओके, आगे क्या है, एनी सच लॉज एग्जीक्यूटिव एक्शन कैन नॉट बी चैलेंज। वही बात है कि अब जो लॉ के द्वारा जो ऐसा लॉ बन गया है जो फंडामेंटल राइट्स को चैलेंज कर रहा है, फंडामेंटल राइट्स के विरुद्ध काम कर रहा है, तो इमरजेंसी के दौरान तो काम कर सकता है। और उसमें जो भी एग्जीक्यूटिव एक्शन है, जैसे कोई पुलिस काम कर रही है, डीएम साहब काम कर रहे हैं, ठीक है, जैसे किसी को भी गिरफ्तार कर ले रहे हैं, हालांकि ये तो गिरफ्तारी जो है वो आर्टिकल 21 में आती है ज्यादातर, और या 20 में आती है, 22 में आती है। फिलहाल एक एग्जाम्पल मैं ऐसी दे रहा हूँ कि एक उदाहरण देने के लिए, कि मैं कह रहा हूँ आर्टिकल 21 भी छीन लिया है, जो कि नहीं होता है, पर एक उदाहरण काल्पनिक बना रहा हूँ। तो आपको पुलिस क्या करेगी या डीएम साहब क्या करेंगे, आपने चाहे अपराध किया है या नहीं किया, आपको गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आर्टिकल 21 को बाहर रखा है, वो कभी भी सस्पेंड नहीं होगा, ठीक है। ये बात अपनी याद रखनी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो वी आर लकी कि हमने अभी माहौल ऐसा है कि इतनी लॉ एंड ऑर्डर इतना सख्त है कि हमें इमरजेंसी की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। वी आर सो लकी। चलिए आगे देखते हैं। When the order cease to operate, any laws were made, specified fundamental cease to, but no, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि कोई भी उपचार हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। बाद में जब इमरजेंसी हट जाती है, कानून सारे हट जाते हैं जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट काम करते हैं, तो उसमें आपको कोई भी उपचार नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये बात ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, तो इस स्लाइड की बात ओके। यहां पर देखते हैं क्या हमें मिलता है। The 44th Amendment of 1978 restricted the scope of Article 359। अब देखिए, पहले हमने पढ़ा था कि जो 44th Amendment है उसने 358 को भी सीमित किया था, पहले ऑलरेडी पढ़ा, 358 को सीमित किया है 44th Amendment ने। अब इसने 359 को भी सीमित कर रखा है। कैसे कर रखा है ये देखते हैं। फर्स्टली, द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट, ठीक है। पहले तो इसमें क्या था कि द प्रेसिडेंट कैन नॉट सस्पेंड द राइट टू मूव द कोर्ट फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ द फंडामेंटल राइट गारंटीड बाय द 2021, यानी कि मैंने बताया ना 2021 को कभी भी आप सस्पेंड नहीं कर सकते। वैसे आर्टिकल 359 में कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता है, बस आप कोर्ट नहीं जा सकते, उसे इन्फोर्स नहीं करा सकते। पर इसीलिए 2021 में क्या है, आप उसे इन्फोर्स भी करा सकते हैं। 2021 क्या है, उसको आप अगर 2021 के विरुद्ध कोई कानून बन रहा है, अनुच्छेद 20 अनुच्छेद 21 के विरुद्ध कोई कानून बन रहा है, तो उस चाहे आपातकाल की स्थिति है, आप जा सकते हैं कोर्ट। ये बात जोड़ी है किसने, 44th अमेंडमेंट ने, ठीक है। ये बात आप देख रहे होंगे। ये आर्टिकल 20 क्या बात करता है, राइट टू लाइफ,
माफ कीजिएगा, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करता है आर्टिकल 20, कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस की बात करता है। और राइट टू लाइफ जो है वो पर्सनल लिबर्टी की बात करता है, राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात करता है आर्टिकल 21, ठीक है। और कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस क्या होता है? कन्विक्शन ऑफ ऑफेंस होता है आपका, जैसे आपको एक ही अपराध की 2 सजा नहीं होगी, और जो आपका अपराध की जो 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 चरित्र है उससे ज्यादा आपको पनिशमेंट नहीं होगा। अब आपने चोरी कर रखी, आपको फांसी में थोड़ा चढ़ा देंगे? तो इस तरह की बातें लिखी हैं आर्टिकल 20 में, ठीक है। और आर्टिकल 21 जो आपको जीने का अधिकार देता है, और आपका जो पर्सनल जो आपकी पर्सनल जो एक आजादी होती है, प्राइवेसी होती है, उसकी आजादी आपको देता है, राइट। तो ये कभी भी नहीं छीना जाएगा। पहली बात तो ये आप देख रहे होंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे सेकंड क्या है। Secondly, only those laws which are related with the emergencies are protected from being challenged and not other laws and the executive action taken. अब जैसे मैंने बताया आर्टिकल 359 में क्या होता है कि राष्ट्रपति क्या करते हैं, स्पेसिफाई करते हैं कि भैया ऐसा है, आपका आर्टिकल 17 छीन लिया जा रहा है, आपका आर्टिकल 18 जो है, इस तरह से उन्होंने मान लिया, लिस्ट दी। अब मानते हैं किसी ने क्या करा, आर्टिकल 25, आर्टिकल 25 क्या है आपको, कि आप कोई भी धर्म मान सकते हैं, कोई भी धर्म के आप अगर हैं और अन्य धर्म अगर आप मानना चाहते हैं तो आप मान सकते हैं, कोई आपको रोकेगा नहीं। अब वहां पर क्या दिख रहा है कि स्पेसिफिकेशन, यानी कि राष्ट्रपति ने अपनी घोषणा में ये घोषणा तो नहीं करी कि आपसे अनुच्छेद 25 छीना जा रहा है, परंतु राज्य क्या कर रहा है, 25 के विरुद्ध, यानी कि ऐसा कानून बना रहा है जिसमें यह है कि आप कोई भी धर्म नहीं मानेंगे, आप एक ही धर्म मानेंगे। तो इस तरह का अगर राज्य कानून बना रहा है तो आप कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि जो स्पेसिफाई है इनके विरुद्ध आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर जो स्पेसिफाई नहीं है, मानते हैं 25 से स्पेसिफाई नहीं है, आप कोर्ट जा सकते हैं। ये बात इसमें बताई गई है कि नॉट अदर लॉस, ठीक है। तो ये बात आपने याद रखनी है, जो स्पेसिफाई है उसी के लिए आप कोर्ट नहीं जा सकते, पर जो स्पेसिफाई नहीं है आप कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की छूट दी है हमें 44th अमेंडमेंट 1978 के द्वारा अंडर आर्टिकल 359, ये बात आपने याद रखनी है। और वो एग्जीक्यूटिव एक्शन भी, जैसे डीएम साहब हैं या एसडीएम साहब हैं या पुलिस वाले कोई ऐसा काम कर रहे हैं कि आपको धर्म परिवर्तित नहीं होने दे रहे हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम्पल के अनुसार 25 को स्पेसिफाई नहीं किया गया है, तो डीएम साहब आपको धर्म परिवर्तन नहीं करने दे रहे हैं, तो उस समय क्या है, आप सीधे कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। एग्जीक्यूटिव एक्शन को भी रोक सकते हैं, राइट। चलिए, तो यहीं से देखिए, ये जो इसका काफी लंबा वीडियो भी हो रहा है, और जितना मैंने आपको पढ़ा है तो एक बार जिस कर लेते हैं। हमने देखा आर्टिकल 352, एक सेकेंड, एक बार जिस कर लेते हैं, क्योंकि इसमें काफी नियम है। हमने देखा आर्टिकल 352 जो नेशनल इमरजेंसी की बात करता है, इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल किया गया संविधान में। फिर हमने ये भी पढ़ा कि आर्टिकल 356 जो है, वहां पर किसी भी तरह का इमरजेंसी शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है, जो एक प्रेसिडेंट रूल है। फिर हमने देखा आर्टिकल 360 जो एक फाइनेंशियल इमरजेंसी की बात करता है, और मैंने आपको बताया था अभी तक भारत में फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, हालांकि 1991 में ये स्थिति बन गई थी, राइट। फिर आज हमने ज्यादातर इसके बारे में देखा, ठीक है, कि किस तरह से 352 जो 3 आधार हैं इसके, वॉर है, एक्सटर्नल एग्रेशन है, और आर्म्ड रिबेलियन है। आर्म्ड रिबेलियन पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, जो कि 44वें संशोधन से बदला गया है, राइट। फिर हमने ये भी देखा इसमें, जब ये घोषणा की जाती है तो यहाँ पर हमारा क्या है, कुछ मौलिक अधिकार जो हैं उससे संबंधित बातें हमने सीखी, और मौलिक अधिकार से संबंधित जो बातें हैं वो है आर्टिकल 358, जिसके तहत फंडामेंटल राइट जो है 19th हमारा फंडामेंटल राइट वो ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है। फिर हमने देखा 359, जिसमें अन्य जो फंडामेंटल राइट्स हैं 20 और 21 को छोड़कर सभी फंडामेंटल राइट्स का क्या है कि स्पेसिफाई करना पड़ेगा राष्ट्रपति को कि कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स आपको नहीं दिए जा रहे हैं। तो असल में 358 में तो आर्टिकल 19 सस्पेंड होता है, पर 359 में कोई भी फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं होता, बस उनका जो इन्फोर्समेंट है, यानी कि आप कोर्ट नहीं जा सकते उसको लागू कराने के लिए, इन्फोर्स कराने के लिए, वो सस्पेंड होता है, ठीक है। तो इस तरह की बातें हमने देखी है फॉर 352। अब जो इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आप देखेंगे 356 और 360 के बारे में, कि वो असल में वहां पर क्या होता है। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, अंडर 352 जब नेशनल इमरजेंसी लगती है, जो आपकी जो राज्य की विधानसभाएं होती हैं वो डिसॉल्व नहीं होती हैं, वो भंग नहीं होती हैं। ऐसा नहीं कि राज्य की जो विधानसभाएं वो सारी बंद हो गई, ऐसा नहीं होता, वो अपना काम कर रही होती हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, और इसका जो नेक्स्ट जो पार्ट है वो आपको कल मिलेगा। तो यहीं से मैं साइन आउट करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है ये लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे होंगे। जय हिंद।